प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत तीन अंकों के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कहो या फिर विद्युत बल रेखाएं, बात एक ही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो ये विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। स्वतंत्र एकांक धनावेश जो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है वो गमन करता है। तो जिस दिशा में गमन करता है स्वतंत्र एकांक धनावेश, उस दिशा में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है गमन करती है यानी गति करती है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, ताकि हमको याद रखने को बहुत आसानी होगी। ये देखिए, जो चित्र बना है इस चित्र में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाया गया है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक आवेश के लिए बात करें, जैसे अगर प्लस के लिए बात करते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेश से बाहर जाती है, बाहर की ओर जाती है। तो तीर का चिन्ह जो है वो बाहर की ओर है। लेकिन अगर माइनस की हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो ऋणावेश की ओर आती है। और अगर हमारे पास दोनों आवेश है, मतलब प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। पर्टिकुलर अगर हमारे पास कोई चालक है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। साथ में दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं भी दो विद्युत बल रेखाओं की हम बात करें, जैसे इन दोनों विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें, तो ये विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चाहे आप जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच लीजिए, कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। क्यों? अगर मान लीजिए दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, जैसे ये क्षेत्र रेखा इसको यहाँ से काटती हुई जाती, मान लीजिए यहाँ काटती, तो उस स्थिति में इस बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र रेखा की एक स्पर्श रेखा होती और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है उसकी एक स्पर्श रेखा होती। मतलब एक बिंदु पर दो डायरेक्शन हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरी बात ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है जिसमें प्लस और माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। अगर हमारे पास कोई चालक है तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है खुला वक्र बनाती है। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास कोई चालक है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही है, चालक के अंदर नहीं जा रही है, मतलब चालक के अंदर आवेश नहीं होगा। और जब चालक के अंदर आवेश नहीं होगा तो फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r² से अगर Q का मान हम 0 रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलेगी 0। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो खींची हुई लचकदार डोरी की भांति, जैसे एक सिरा अगर डोरी का हमने कहीं बांध के रख दिया, दूसरे सिरे को अगर हमने ऐसे खींच के ऐसा छोड़ा, तो खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये कारण है कि जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होते हैं, क्योंकि डोरी को जब खींचते हैं तो डोरी पास में आती है। उसको इस तरह से खींचते हैं एक सिरा बांधकर, और झटका जब देते हैं तो जो डोरी है वो पास में आए जैसी लगती है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि विजातीय मतलब अलग अलग आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती है। दूर जाना मतलब सजातीय आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। एक बात और, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो घनी है, सघन है। तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती है, पतली होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है या कम होती है। इस तरह से मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए, लेकिन 3 अंक के लिए कोई 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं, उसका सबसे पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी बात हमने
ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका कारण आप कमेंट में लिखकर बताना। आपको क्या लगता है इसका कारण जो मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग तक गया? तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह से लंबवत निकलती हैं अथवा समाप्त होती है। मतलब निकलेंगी तो लंबवत निकलेगी और समाप्त होगी तो लंबवत ही समाप्त होगी। चौथी बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती या चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। साथ में मैंने 3 पॉइंट और आपको बताए थे, उनमें से भी कोई आप पॉइंट एक लिख सकते हो। यहाँ हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 में से कोई 3 पॉइंट आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, मात्रक और विमीय सूत्र जो है ये विद्युत क्षेत्र का नहीं होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा या नहीं पूछ रहा है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही संक्षेप में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हम यहाँ विद्युत क्षेत्र पूछा है तो दोनों की परिभाषा यहाँ दे देंगे, विद्युत क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को बताना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश है, यहाँ मान लीजिए कोई आवेश है, Q आवेश है। अब उस आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ चुंबक रखा तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का प्रभाव होगा, जैसे लोहे की कील अगर उस क्षेत्र में रखी तो वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी, लेकिन अगर उस क्षेत्र से दूर रखी तो लोहे की कील जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगी, मतलब उसका प्रभाव नहीं रहेगा तो आकर्षित नहीं होगी। वैसे ही आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो है, इस विद्युत क्षेत्र का अगर कोई बिंदु हम ले लें, जैसे मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, यहाँ हम पर्टिकुलर किसी बिंदु की बात करें तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम एकांक धनावेश को रखते हैं तो वो बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम एकांक धनावेश को रखते हैं तो वो बल का अनुभव करता है। जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो संकेत है वो ई है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का संकेत भी क्या है, ई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल बटे आवेश। अब चूंकि ये जो हमने क्या कहा, जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? क्योंकि अगर आवेश एकांक है तो हम Q का मान अगर 1 रख देंगे तो E बराबर F हो जाएगा, और E बराबर F होने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बल के बराबर हो जाएगी। कब? जब एकांक का आवेश या एकांक का धनावेश होगा तब। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, इस तरह से। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन याद रखना, और बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संक्षेप में विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह विद्युत क्षेत्र जरूर बोला है, लेकिन उसका पूछने का उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक देना है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, देखो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। एफ यानी बल का मात्रक है न्यूटन, और बटे यानी प्रति आवेश का मात्रक कूलॉम। तो अगर हम SI पद्धति में बात करें तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलॉम। इस तरह से हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलॉम, या न्यूटन के लिए हम N संकेत का उपयोग कर सकते हैं और कूलॉम के लिए C, तो न्यूटन पर कूलॉम या न्यूटन। अब बटे का पद जब ऊपर जाता है तो वो उसको इन्वर्स के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो C है कूलॉम है उसकी घात 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो न्यूटन कूलॉम इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ये SI पद्धति में है। अगर आप CGS पद्धति में लिखते हैं तो इसका जो मात्रक होता है वो डाइन प्रति स्थैत कूलॉम होता है, ये ध्यान रखना। अब विमीय सूत्र की बात आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, तो बल का विमीय सूत्र होता है mL t की घात -2 और आवेश का होता है AT। जब AT ऊपर जाएगा तो A की घात -1 t की घात -1, तो t की घात -2 पहले से है और -1 और जाएगा तो हो जाएगा mL t की घात -3 और A की घात -1। इस तरह से ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, mL t की घात -3 A की घात -1।
तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक और विमेय सूत्र हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करिएगा। अब अगला हमारा 3 अंक का क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। मतलब विद्युत फ्लक्स, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है। इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र को दर्शाया है डायरेक्शन के द्वारा। ये मतलब विद्युत क्षेत्र, या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई अल्पांश, ds का मतलब होता है एक अल्पांश हमने लिया, एक छोटा सा भाग लिया है जिसको हम कहेंगे अल्पांश। तो यहाँ अल्पांश हमने लिया है, इस तरह से इसको चतुर्भुज के द्वारा हमने दर्शाया है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है इस तरह से दर्शाया है और अल्पांश को हमने इस तरह से ऐसा रखा है यहाँ पर। तो अल्पांश इस तरह से हमने रखा है, तो जो उसका परिमाण होता है, जो अल्पांश है या जो छोटा सा भाग है, क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है अगर हम इसको कहें, तो इसका जो परिमाण होता है क्षेत्रफल का, वो परिमाण कहाँ होता है? अगर आप ऐसे रख रहे हो, ऐसे रखने पर या तो परिमाण इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो या तो इस डायरेक्शन में होगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा। मतलब जो परिमाण होता है वो लंबवत होता है, अभिलंबवत होता है, या तो ऊपर की ओर हो सकता है या तो नीचे की ओर हो सकता है। तो ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास है और इस विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्या रखा है? क्षेत्रफल रखा है, एक छोटा सा अल्पांश रखा है, एक छोटा सा भाग रखा है। तो इसमें से अभिलंबवत, अब विद्युत क्षेत्र आपका इधर है और आपने इस तरह से अल्पांश रखा है या एक छोटा सा भाग रखा है, तो जिधर आपका विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि आपने ऐसा रखा है, तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र, जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र रेखा है उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से जाएगी और यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी काय में से, इस अल्पांश में से या इस क्षेत्रफल में से, कैसे गुजरेगी? अभिलंबवत गुजरेगी। देखिए इस तरह से, इसको ऐसा रखा है, इस तरह से रखा है। अगर आप इसको इस तरह से मानते हैं तो ऐसी जाएगी, लंबवत जाएगी इस तरह से। तो ये जो अल्पांश है, उस अल्पांश में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स का जो संकेत है वह है फाई ई। इसको फाई ई से दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को। तो इस तरह से आपने परिभाषा को समझा। अब एक बात और है, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, ई नाम दे दें, और इस तरह से अगर हमने अल्पांश रखा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएगी? इस तरह से रखा है आपने, तो ऐसी जाएंगी जिधर आपका विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से, इस तरह से जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब यह है कि अगर आप अल्पांश को या आप क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हो तो ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र है और आपने अगर अल्पांश को ऐसा रखा, ऐसा रखा, मतलब आपने रखा विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो विद्युत क्षेत्र के समांतर अगर आपने रखा है तो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। कहने का मतलब है, अगर आप किसी क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हो या अल्पांश को लंबवत रखते हो तो उस स्थिति में ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और अगर आप समांतर रखते हो तो कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, साथ में क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो हमको ये ध्यान रखना है। अब ये जो है हमने देखा कि इस तरह से आपने रखा है, लंबवत रखा है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा, इधर इसका डायरेक्शन क्षेत्रफल का, और विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन इधर है, तो जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से रखा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो इस तरह से रखने पर, यानी ऐसे आपने रखा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो परिमाण होगा वो होगा ऊपर की ओर।
तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो है इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, अगर आप जो अल्पांश है, जो क्षेत्रफल है, अगर उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हो तो ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। तो काय में से गुजर रही है, क्षेत्रफल में से गुजर रही है। कब गुजर रही है, जब हमने विद्युत क्षेत्र में इसको रखा है क्षेत्रफल को, उस स्थिति में अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक अल्पांश को रखा है, क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग रखा है, ds भाग रखा है, और इसका जो परिमाण होगा वो ऊपर की ओर होगा। आपने ऐसा रखा है तो ऊपर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र आपका इधर है। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि ये जो इसका परिमाण है क्षेत्रफल का और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इनके बीच बनने वाला कोण अगर थीटा है, बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, इतना अगर हम मान लेते हैं तो उस स्थिति में देखिए हमने क्या माना, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उसके लंबवत स्थित, मतलब विद्युत क्षेत्र अगर ऐसा है तो उसके लंबवत रखना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो, मतलब ये अल्पांश के कारण है, छोटे से भाग, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d फाई e। अब d फाई e लिखने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल आपका जो है ये अल्पांश है तो विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश होगा, क्योंकि कम क्षेत्रफल है, कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। इसलिए मैंने कहा क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तब जाके ही विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा होना चाहिए विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होने के लिए। तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स अल्पांश के कारण बराबर ई सदिश, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा डॉट ds सदिश, मतलब जो अल्पांश का क्षेत्रफल है ds सदिश, इसके साथ इसका डॉट, मतलब ई सदिश डॉट ds सदिश, ये हो जाएगा अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स d फाई e। अब एक बात और है, आप जानते हो गणित में आपने पढ़ा होगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर होता है ए बी कॉस, और a और b के बीच बनने वाला कोण जो कि थीटा है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम इसको इसकी तुलना करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ई डी एस, ए बी की जगह क्या है ई डी एस, और कॉस, और हमारा जो कोण है वो भी थीटा ही है, तो हम डी फाई ई बराबर लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा। इस तरह से समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब एक बात आप समझिए, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है हमारा वो विद्युत क्षेत्र ई और जो अल्पांश के कारण जो क्षेत्रफल है डी एस वाले अभिलंब के बीच का कोण है, कोण थीटा। अब देखिए जो डी एस है ये तो अल्पांश है, लेकिन टोटल क्षेत्रफल मान लीजिए अगर हमारा S है, बड़ा पृष्ठ S है और उस बड़े पृष्ठ का छोटा सा भाग ds है, ऐसे बहुत सारे ds भाग मिलकर एक बड़ा पृष्ठ बनेगा। तो अल्पांश जो ds था वह बड़े पृष्ठ S का एक अल्पांश है, वैसे ही ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स था वो d फाई e था। तो अगर बड़ा पृष्ठ S है तो S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई e होगा, मतलब d नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं फाई e बराबर जितने भी अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स है उनका योग। समाकलन का मतलब होता है योग, d फाई e मतलब छोटे छोटे अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्सों का योग बराबर कुल विद्युत फ्लक्स। इस तरह से समझना इसको। अब हमारे पास d फाई e का मान आ चुका था, ये है ई डी एस कॉस थीटा, हम इसको यहाँ रखेंगे। तो फाई e बराबर डी फाई ई की जगह मान रखते हैं ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ विद्युत क्षेत्र हमारा फिक्स है, मतलब नियत है, और बनने वाला कोण भी फिक्स है, तो कॉस थीटा भी नियत होगा। तो ई और कॉस थीटा दोनों को बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल है अल्पांश वाला डी एस उसका समाकलन। और आप जानते हैं अब यहाँ पर ई निकल गया, डी एस निकल गया, तो यहाँ एक बचा ऐसा मान सकते हैं। तो आप मैथमेटिक्स का एक फार्मूला जानते हैं, समाकलन 1 इंटू डी एक्स बराबर एक्स, मतलब x के सापेक्ष 1 का समाकलन x होता है। वैसे ही s के सापेक्ष 1 का समाकलन s होगा। या सीधा सीधा आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि d मतलब अवकलन और ये है समाकलन, तो अवकलन समाकलन एक दूसरे से कैंसिल हो गया और ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। याद रखने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसके आधार पर ये हो गया s। अब इसको आगे पीछे हम लिख लेते हैं e, फिर s लिख लेते हैं cos थीटा।
तो इस तरह से फाई ई बराबर मिल गया हमको ई एस कॉस थीटा। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये कॉस के रूप में है, अगर इसको डॉट के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ई एस कॉस थीटा को अगर डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो ई सदिश डॉट एस सदिश, डॉट आ गया तो कॉस थीटा यहाँ से हट जाएगा, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और आपको एक बात बता दूं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत फ्लक्स जो है ये भी एक अदिश राशि है। तो इसका इतना आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा बहुत कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन इसने विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए बोला तो केवल परिभाषा से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको इसमें समझाना पड़ेगा। इतना नहीं समझाना है तो आप यहाँ तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फार्मूला जो है बहुत काम का हो गया। कौन सा? फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा या फाई ई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश, जो बड़े पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स है। जब आप गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।